वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू रिनेशा मूवमेंट। पुनर्जागरण मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस सेशन में, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी स्टार्ट हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए आज का सेशन, शेयर भी कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सो दैट हमसे ज्यादा लोग आज इस क्लास में, इस लाइव क्लास में जुड़ सके। तो क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिएगा जो स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद में आपको आंसर डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी दीजिए अगर आप जानते हो तो। Which of the following was the result of the John Gutenberg's printing press? जॉन गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड कौन सा इसमें जो रिजल्ट है, उसका परिणाम क्या है, वो आपको बताना है। Which one is the result of the John Gutenberg's printing press? प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो अगर आविष्कार की बात करते हैं तो जॉन गुटनबर्ग का नेम आता है उसमें। तो आपको इसका आंसर देना है एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ लैटिन, the writing of the books in vernacular, and abandonment of movable type technology, and the spreading of the newly written words of the Magna Carta। तो ये जो जॉन गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस था, ये एक मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस था, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है कि इस क्वेश्चन में के रिगार्डिंग कौन सा आंसर सही है। एंड आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। The writing of the books in vernacular, this is the result of the John Gutenberg's printing press, जो कि एक मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस था। अगर हम बात करते हैं कैंगस्टन प्रिंटिंग प्रेस से की रिलेटेड तो वो मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है यहाँ पे हमारा, विच ऑफ दीज बुक्स डिस्क्राइब रेनेशा कोर्ट लाइफ एंड बिहेवियर। इन चारों ऑप्शंस में से रेनेशा कोर्ट लाइफ और बिहेवियर को कौन सी बुक डिस्क्राइब करती है, आंसर बताइएगा। Castilians the courtiers, Machiavelli the prince, Augustine city of God, Boccacio's Decameron। Which one is the correct answer? जो कि पुनर्जागरण से रिलेटेड कोर्ट लाइफ जो होती है और साथ ही साथ बिहेवियर क्या है उसको डिस्क्राइब करते हुए जो बुक लिखी गई है उसका आंसर है ऑप्शन सी, अगस्टाइन सिटी ऑफ गॉड इज द करेक्ट आंसर। और जबकि ये सभी बुक्स जो है वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं रेनेशा टाइम की, बट जो कोर्ट लाइफ और बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है रेनेशा पुनर्जागरण काल का, वो है अगस्टाइन का सिटी ऑफ गॉड। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नंबर थर्ड वी हैव, वी नो दैट वर्ड रेनेशा मींस रीबर्थ, बट फ्रॉम व्हाट लैंग्वेज इट इज ट्रांसलेटेड। आपको बताना है कि रेनेशा का जो मीनिंग होता है वो रीबर्थ है, जो इंग्लिश मीनिंग उसका होगा रेनेशा का। लेकिन इसका ओरिजिनल जो वर्ड है रेनेशा, ये किससे ट्रांसलेट होकर के आया है, रीबर्थ किससे ट्रांसलेट होकर आया है, उस लैंग्वेज का नेम बताना है। लैटिन, फ्रेंच, ओल्ड इंग्लिश या इटालियन। इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो है हमारा ऑप्शन बी, फ्रेंच वर्ड। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिनेशा मींस रीबर्थ एंड रिनेशा जो लैंग्वेज है, जो वर्ड है, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। ओके, फ्रेंच वर्ड है जो कि रिनेशा के नेम से हम जानते हैं, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रीबर्थ मींस पुनर्जन्म। नंबर 4 एंड 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे है। 4 क्वेश्चन का आंसर करिए। वाई डिड द रिनेशा बिगेन इन इटली? बिगिन क्यों हुआ है, ये रिनेशा की जो शुरुआत थी वो इटली में ही क्यों हुई है, इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है, ट्रेड हैपेंड बिकॉज इटली इज इन मेडिटेरियन सी विच सपोर्टेड द रिनेशा। ऑप्शन बी, द चर्च वाज सेंटर्ड इन इटली एंड हेल्प ऑर्गेनाइज रिनेशा आइडियाज। ऑप्शन सी, इटली हैड trade which caused more religious ideas to spread. Option D, Italian artists traveled and spoke all through Europe, spreading their new ideas. तो रेनेशा का जो नेचर था, रेनेशा जो इटली में बिगन हुआ, उसका सबसे मेन रीजन यही था, ऑप्शन ए, क्योंकि जो ट्रेड हुआ वो इटली में होना संभव हुआ, और वो क्योंकि मेडिटेरियन जो सी था इटली में था, एंड जिसने इटली ने रेनेशा को सपोर्ट किया, एंड बिकॉज ऑफ ट्रेड ये इटली में संभव हुआ, और उसके साथ ही साथ अदर पार्ट ऑफ यूरोप में भी ये फैल गया, ठीक है। इसका जो स्प्रेड हुआ वो अदर पार्ट ऑफ यूरोप में भी हुआ। तो इसी वजह से ट्रेड को सपोर्ट करता था मेडिटेरियन सी की वजह से इटली, एंड दैट्स व्हाई दिस हैपेंड इन इटली।
Next number question number 5, who created the famous work in praise of folly that mocked certain church practices? Certain church practices को mock करते हुए, उसका उपहास उड़ाते हुए जो चर्च में रूल रेगुलेशंस थे या जो रूल चीजें होती थी वहां पे प्रैक्टिसेस जो हुआ करते थे उसको मॉक करते हुए प्रेज ऑफ फॉली नाम का एक वर्क लिखा गया है, फेमस वर्क लिखा गया है। आपको बताना है किसने इसको लिखा हुआ है। दांते मिनिएंटिस, डेसिडेरियस एरास्मस, कॉस्मिडी एरास्मस या डोनिटेलो। विच वन इज द करेक्ट आंसर? और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, डेसिडेरियस एरास्मस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, जिन्होंने प्रेज ऑफ फॉली लिखी है, जो कि मॉक करता हुआ, एक उपहास करता हुआ, उपहास उड़ाता हुआ वर्क है related to church practices. Next number questions we have here on the screen, जो कि 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला 6 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब बेसिक आइडिया कंटेन्स इन सर थॉमस मोर्स यूटोपिया वॉज। यूटोपिया को हम रिनेशा वर्क काउंट करते हैं क्योंकि इसमें एक रिनेशा आइडियोलॉजी से रिलेटेड ये वर्क लिखा गया है, थॉमस मोर का वर्क है। आपको बताना है कि कौन सा बेसिक आइडिया इस वर्क में, इस बुक में आपको देखने को मिलेगा थॉमस मोर की, जिसका नेम है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब है एन आइडियलाइज्ड इमेजिनरी प्लेस, एक बहुत ही आदर्शात्मक काल्पनिक शहर, काल्पनिक आइलैंड की बात हो रही है यूटोपिया में, जिसका नेम होता है, इसका मीनिंग होता है यूटोपिया। इसमें बताना है बेसिक आइडिया क्या है। ऑप्शन ए, एविल एग्जिस्ट बिकॉज मेन एंड वुमेन आर बेसिकली करप्ट। ऑप्शन बी, पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट लर्न हाउ टू मैनिपुलेट देयर सब्जेक्ट्स एंड सोशल ऑर्डर इज ओनली एन अनअटेनेबल आइडियाज, ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है, करप्शन एंड वॉर आर ड्यू टू एक्विजिटिवनेस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कौन सा बेसिक आइडिया मूर की यूटोपिया में आपको मिलता है? तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है, ये this is the correct answer. Corruption and war are due to executiveness and private property. This is the basic idea contains in the Thomas More's Utopia we have. Number 7 question, which of these is not Renaissance artist, architect or writer? आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आपको बताना है इसमें से कौन सा रेनेशा आर्टिस्ट या आर्किटेक्ट या राइटर नहीं है। ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी, रैफेल, ऑप्शन सी, लोरेंजो डी मेडिक या ऑप्शन डी है माइकल एंजेलो। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन सी आएगा। लियोनार्डो डी मेडिक इज नॉट वन ऑफ द आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट और राइटर वी हैव इन रिनेशा। बाकी लियोनार्डो दा विंची, रैफेल की बात करते हैं, माइकल एंजेलो की बात करते हैं, तो ये सभी हमारे जो है रिनेशा जो एक पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इनकी बात करते हैं हम। तो ये सभी चारों की यहाँ पे बात हुई। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 का, तो ऑप्शन सी 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट है। नंबर 8 है, विच वाज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेशा? रेनेशा मूवमेंट का मेजर कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है, बहुत बारी आपने इसको पढ़ा भी है। ऑप्शन ए, कन्फर्मिटी, ऑप्शन बी, मिस्टिसिज्म, ऑप्शन सी, ह्यूमनिज्म, ऑप्शन डी, ओबीडियंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, जो कि ह्यूमन इंटरेस्ट से रिलेटेड बात होती है कि सबसे पहले कौन आता है, वो ह्यूमन आता है, ह्यूमन इंटरेस्ट आता है, तो ह्यूमनिज्म उसी से रिलेट करता है। और एक रिनेशा की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, विशेषता की बात करें, तो वो हमारा ह्यूमनिज्म है। क्योंकि इससे पहले क्या था कि चर्च जो सबसे सर्वे सर्वा था या पोप सर्वे सर्वा था, ठीक है, ह्यूमन इंटरेस्ट की बात नहीं होती थी। ह्यूमन जो इंटरेस्ट था वो कहीं रिलीजन के आगे दबा पड़ा था, सप्रेस था। एंड इसी वजह से जब रिनेशा हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि लोगों की समझ में आने लगा कि सबसे पहले हमें अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए, ह्यूमनिज्म की बात करनी चाहिए, ह्यूमन इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि रिलीजन या पोप से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर को हमें सबसे सर्वोपरि रखना चाहिए। हमें अपनी, हम कैसे लाइफ में हैं, हमें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, हम आगे लाइफ में कैसे बढ़ सकते हैं, इस चीज को रेनेशा मूवमेंट ने सिखाया लोगों को। एंड दैट्स व्हाई ह्यूमनिज्म वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, मेजर कैरेक्टरिस्टिक वी कैन से इन द रेनेशा टाइम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 9, 10 एंड 11 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। What was the period of time in Europe called that happened before the Renaissance?
इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल पे ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यूज ऑन रेनेशा। तो आपको बताना है कि कौन सा पीरियड ऑफ टाइम था यूरोप में जो कि रेनेशा के पहले हुआ है, रेनेशा होने के पहले का कौन सा वो टाइम था। द गोल्डन एज, ऑप्शन बी द एज ऑफ ग्लोरी, मिडिल एजेस या ग्रे ईयर्स। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इससे पहले हमारा जो था वो मिडिल एज की बात करते हैं, मिडिवल लिटरेचर की बात करते हैं और मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात होती है। इसी को मिडिल एज बोला जाता है, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश पीरियड सबसे पहले था, उसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड आया और उसके बाद यहाँ पे रेनेशा हुआ। रेनेशा में ही हम एलिजाबेथेनेरा को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का नंबर करेक्ट होगा कि मिडिल एज, जिसमें चौसर को हम जानते हैं, वन ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर पोएट वी कैन से ऑफ दिस एरा, जो बिलोंग करते हैं इसी एरा से। ऑप्शन नंबर 10 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाउ वाज ह्यूमनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वे मोस्ट पीपल थॉट बिफोर द रेनेशा। कैसे रेनेशा का जो ह्यूमनिज्म था वो रेनेशा के पहले की ह्यूमनिज्म से किस तरीके से डिफरेंस था, जो लोग सोचते थे, आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए, इट थॉट दैट लाइफ कुड बी नाइस। ऑप्शन बी, इट सेड दैट लाइफ डिड नॉट हैव टू बी ऑल वर्क। ऑप्शन सी है, इट सेड दैट ह्यूमंस कुड एंजॉय कंफर्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। जो ह्यूमनिज्म था रेनेशा के पहले का, वो किस तरीके से डिफरेंट था कि ये सब चीजें थी कि हाँ, लाइफ नाइस हो सकती है और लाइफ डिड नॉट हैव टू बी ऑल वर्क, मीन्स हमें बहुत काम नहीं इतना करना चाहिए और अपने एंजॉय को, कंफर्ट को एंजॉय कर सकता है ह्यूमन। ये सब चीजें थी। बट यहाँ पे आगे ह्यूमनिज्म का जो चेंजेस हुआ कि ह्यूमन इंटरेस्ट की बात होने लगी। सबसे पहले रिलीजन से, पोप से पहले ह्यूमन को आगे रखा गया। अब अपने बेसिस पे हम पढ़ के जो ट्रांसलेशंस हुए हैं बाइबल के या रिलीजियस बुक्स के, उसको खुद से पढ़ करके कि बिना किसी अंधेरे में रहे हुए या बिना किसी को फॉलो करे हुए हम खुद उस चीज को पढ़ सकते थे। ये टाइम था ह्यूमनिज्म का जो कि रेनेशा में हुआ और ये कहीं ज्यादा अलग था उस ह्यूमनिज्म से जो कि रेनेशा के पहले का था। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अराउंड व्हाट ईयर डिड रेनेशा बिगिन। आपको बताना है कि क्या टाइम ड्यूरेशन था ऐसा जब रेनेशा का बिगिनिंग हुआ था। उस टाइम को आपको बताना है, उस ईयर को बताना है। 1066, 1253, 1400 या 1550। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि 15 सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही 1400 के आसपास इसका बिगिनिंग हुआ था रेनेशा का और इटाली में फर्स्ट टाइम ये बिगिन हुआ था, जिसका मतलब होता है rebirth, revival in learning, art, literature, culture, political aspects, economic aspects, and human aspects. In every aspect, you can say there was a kind of revival or rebirth. Okay, that is called Renaissance. Number next question है यहाँ पे स्क्रीन पे 12, 13 and 14 नंबर क्वेश्चन। आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का, व्हाट वाज From what ancient civilization did people in Italy get the idea for humanism? Romans and Greeks, Greeks and Egyptians, and Egyptian and Chinese and Persians. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। रोमन्स एंड ग्रीक से जो एंशिएंट सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे था ह्यूमनिज्म का जो आइडिया था इटली में, वो रोमन्स एंड ग्रीक एंशिएंट सिविलाइजेशन इन कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर्टिस्ट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट रेनेशा पेंटर। फर्स्ट रेनेशा पेंटर किसे बोला जाता है, आपको उसको आंसर देना है। ऑप्शन ए जिएटो, ऑप्शन बी है डिविंची, लियोनार्डो दा विंची की बात हो रही है यहाँ पे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन सी माइकल एंजेलो या ऑप्शन डी राफेल। हु इज known as the first Renaissance painter, we can say, of the Renaissance time, and we have the correct answer option A. Okay, Giotto is the correct answer. यहाँ पे आपका होगा। देखिए कभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन होता है, बट इन चारों ऑप्शंस में से अगर हम बात करते हैं दा विंची, माइकल एंजेलो एंड राफेल की, तो जिएटो इज वन हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट रेनेशा पेंटर एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट मेड रेनेशा पेंटिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड ऑफ आर्ट।
प्रीवियस पीरियड ऑफ आर्ट की बात करते हैं तो रिनेशा की पेंटिंग वो कैसे अलग थी प्रीवियस पीरियड ऑफ आर्ट से? इट वाज वेरी एब्स्ट्रैक्ट, subjects were painted as they appeared in nature, emphasis on was on symbolism not realism, या all the above। तो इस पे आंसर हमारा all the above आएगा। चारों ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है तीनों आपके। कि जो पहले की पेंटिंग थी रिनेशा के पहले की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हुआ करती थी और सब्जेक्ट्स जो होते थे जो नेचर में दिखा करते थे, मीन नेचुरल जो ब्यूटीज होती थी उसको पेंट करते थे पेंटर। और इसके बाद का क्या था कि सिंबोलिज्म पे ज्यादा फोकस किया गया रादर देन रियलिज्म। लेकिन जो रिनेशा के बाद का जो पेंटिंग हुआ या पेंटर्स जो आए, उन्होंने क्या किया, या रिनेशा के टाइम के जो पेंटर्स थे जो रिनेशा में पोएट्री के थ्रू अपनी बात को पेंटिंग के थ्रू अपनी बात को कहते थे, वो क्या था, वो रियलिस्टिक पेंटिंग किया करते थे। साथ ही साथ उसमें क्या था, वो नेचर की जगह पे वो कॉमन पीपल या ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमनिज्म से रिलेटेड पेंटिंग्स को किया करते थे, जिसमें ह्यूमन की सफरिंग्स को, उनके इंटरेस्ट को और किस तरीके से रिलीजन जो था या पोप जो थे वो कैसे सप्रेस कर रहे थे लोगों को, उसके बारे में वो पेंट किया करते थे। और अपनी पेंटिंग के थ्रू ही वो अपनी जो रिनेशा की एक आइडियोलॉजी थी, आइडियाज थे, उसको वो वहां पे इम्प्लीमेंट किया करते थे, उसको वो पिक्चराइज करते थे अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। तो ये था रिनेशा पेंटिंग में डिफरेंस, जो कि प्रीवियस ऑफ आर्ट में देखोगे जहां पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हुआ करती थी और उसके साथ ही साथ उस टाइम पे रिनेशा के पहले की जो पेंटिंग्स हुआ करती थी उसमें नेचुरल जो पेंटिंग्स हुआ करती थी उसको लोग पेंट करते थे, नेचुरल ब्यूटी को। इसके साथ ही साथ सिंबलिज्म से रिलेटेड पेंटिंग्स हुआ करती थी। रियलिटी का कहीं भी लेना देना नहीं हुआ करता था। जो ब्यूटी, एस्थेटिक ब्यूटीज हुआ करती थी, उससे रिलेटेड पेंटिंग्स हुआ करती थी रिनेशा के पहले की जो पेंटिंग्स थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑल दी अबव होगा कि ये चीजें हुआ करती थी जो रिनेशा के पहले की पेंटिंग्स में हम देखते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 15, 16 एंड 17 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन का हम यहाँ पे करते हैं, रिनेशा ह्यूमनिज्म रिप्रेजेंटेड those who wanted to separate church and state, celebration of human subject, rejection of God and refocus on humanity, a late medieval aesthetic movement। तो यहाँ पे जो है रिनेशा ह्यूमनिज्म क्या था, those who wanted to separate church and state, ये था। स्टेट में क्या था, ह्यूमन स्टेट की बात हो रही थी अब यहाँ पे। स्टेट में ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन जो एक आप कह लो राइट्स थे उसके बारे में बात हुई, उसके उनके अधिकारों के बारे में बात हुई, ये ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट था। और यही था रिनेशा का ह्यूमनिज्म कि वो क्या करते थे, किसको रिप्रेजेंट करते थे, वो लोग जो कि सेपरेट चर्च और स्टेट को चाहते थे कि चर्च के अपनी अलग उनके चीजें हो, उनका अलग अपना कॉन्सेप्ट हो चर्च का, मीन्स चर्च जहां तक होना चाहिए उसकी बाउंड्री रिलीजन तक वहीं तक सीमित होनी चाहिए। स्टेट के अफेयर्स में चर्च का या पोप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ये था हमारा ह्यूमनिज्म जो रिप्रेजेंट करता था रिनेशा टाइम में। नंबर 16 क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस। देखिए मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस की अभी हमने बात की थी, किसने इन्वेंट करा हुआ है, थॉमस मूर, मार्टिन लूथर, जॉन वैन एक या गुटेनबर्ग। तो यहाँ पे जॉन गुटेनबर्ग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Number 17, William Caxton printed the first book in English in 1474. Identify the book. उस बुक का नेम बताइए जिसको 1474 में विलियम कैंगस्टन ने प्रिंट करा था इंग्लिश में। वो थी बुक ऑप्शन बी, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार मेंशन कर देती हूँ क्योंकि ह्यूमनिज्म की बात आ रही है तो ये जरूरी है आपके लिए जानना कि ह्यूमनिज्म एग्जैक्टली होता क्या है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18, 19 एंड 20 वी हैव ऑन द स्क्रीन। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी। हु इज कंसिडर्ड एज द मॉडल ऑफ इंग्लिश पीपल ड्यूरिंग रिनेशा? ग्रीक एंड ऑस्ट्रियन, रोमन एंड फ्रेंच, रोमन एंड ग्रीक एंड फ्रेंच एंड ग्रीक। चारों ऑप्शंस में से रिनेशा के टाइम में लोग किसे अपना मॉडल एक तरीके से कंसीडर करते थे कि उनसे रिलेटेड जो सिविलाइजेशन थी, जो अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, या उनका आर्ट जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसको लोग फॉलो करते थे, उसको एज अ मॉडल अडॉप्ट करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट आंसर होगा जो कि रोमन्स एंड ग्रीक थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 19, यूटोपिया वॉज रिटन बाय। यूटोपिया किसने लिखा हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी है,
नंबर 20 की बात करेंगे। थॉमस मूर ने यूटोपिया लिखा हुआ है। यूटोपिया कब पब्लिश हुआ था? 1516 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। और किसने इसको लिखा था? आप सभी जानते हो, थॉमस मोर ने लिखा था। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वो ट्रांसलेशन क्या है उसका बताइए आप मुझे। किस ईयर में ट्रांसलेट हुआ था यूटोपिया? तो ये जब जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था इसका यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन हैपेंड इन 1551। ओके, 1551 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश लैंग्वेज में। और उसके पहले जो ट्रांसलेशन था, मीन्स उसके पहले जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी इसकी, वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी और 1516 में ये पब्लिश हुई थी। तो ये हमारे करेक्ट आंसर होंगे इसका। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 20 क्वेश्चन। इन द रेनेसां पीरियड व्हिच फैक्टर वाज एम्फसाइज्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म? सुपियर देखिए, ह्यूमनिज्म की बहुत बातें हो रही है यहाँ पे, तो ह्यूमनिज्म इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रेनेसां। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेनेसां पीरियड में कौन सा फैक्टर था जिसने फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म को एम्फसाइज किया था? ऑप्शन ए सुपेरियरिटी ऑफ मिडिवल थॉट, डिवोशन टू रिलीजन, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिज्म, या ओबीडियंस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिज्म की बात हुई, इंडिविजुअल की बात हुई कि लोग जो एक इंडिविजुअल था या इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसके बारे में बात हुई, उसकी वैल्यूज के, उसके इंटरेस्ट के बारे में बात हुई, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात हुई। और इसी वजह से ये एक एम्फसाइज किया इस फैक्टर ने फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नंबर 21, 22, 23। 21 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर वाज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थियोरिस्ट ऑफ द रेनेसां? पॉलिटिकल थियोरिस्ट की बात हो रही है, बाकी सभी यहाँ पे जो ऑप्शंस देंगे दिए गए हैं आप ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शंस। पॉलिटिकल थियोरिस्ट की बात हो रही है, कौन सा पॉलिटिकल थियोरिस्ट था रेनेसां का जो कि इन चारों ऑप्शंस में से है? ऑप्शन है निकोलो मैकियावेली, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, या ऑप्शन डी है प्लेटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। ये पॉलिटिकल थियरिस्ट थे जिन्होंने किस बुक को लिखा है? प्रिंस, द प्रिंस नेम की बुक को लिखा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेनेसां रिलेटेड बुक है ये, इंपॉर्टेंट बुक है जो कि उस टाइम ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करती हुई ये बुक लिखी गई है। नंबर 22 की तरफ चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। रेनेसां थिंकर्स स्ट्रांगली एसोसिएटेड देमसेल्फ विद द वैल्यूज ऑफ। आपको यहाँ पे गैप था, उसके बाद क्वेश्चन मार्क था। तो रेनेसां जो थिंकर्स थे वो एसोसिएट करते थे वैल्यू ऑफ कैथोलिसिज्म, मिडिवल यूरोप, क्लासिकल एंटिक्विटी, या प्रोटेस्टेंटिज्म। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। क्लासिकल एंटिक्विटी को ये ज्यादा वैल्यू देते थे क्योंकि रोमन एंड ग्रीक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। उनके आर्ट, कल्चर, लिटरेचर बात कर लो आप, चाहे उनका ट्रेडिशन बात कर लो, उनकी सिविलाइजेशन की बात करो, इन सभी से रेनेसां जो थिंकर्स थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें थी, ग्रीक या क्लासिकल एंटिक्विटीज जो थी, क्लासिकल जो तथ्य हुआ करते थे, उनको वो बहुत ज्यादा वैल्यूज दिया करते थे। नंबर 23, हु स्टार्टेड द ह्यूमनिज्म मूवमेंट इन द 14th सेंचुरी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने ह्यूमनिज्म जो मूवमेंट था उसको स्टार्ट किया 14th सेंचुरी में? दांते, पेट्रार्क, बोकासियो। ऑप्शन ए सी है, ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी मीन्स Dante and Petrarch and Boccaccio are the important humanism movement related humanist जिन्होंने 14th सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेनेसां। तो ये हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेनेसां पीरियड की बात करते हैं, रेनेसां मूवमेंट की बात करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस करा। सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से मुझे इसको मेंशन कर दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही साथ बने रहिएगा चैनल के साथ में। वीडियो सेक्शन में जाके आप अदर वीडियोस चेक कर लीजिएगा। ये हमारा पार्ट
तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश लिटरेचर with English Inspiration Club. Thank you very much for watching this.